जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल पॉलिसीज के एमसीक्यूज क्वेश्चन। पूरे डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले आप सभी से हम चाहेंगे आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हर एक प्रश्न को नोट करते जाइएगा और अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, जिससे हर एक प्रश्न के आंसर आप सभी को मिल सके। क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो किसी भी राज्य के, और या अन्य शिक्षक भर्ती के परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन है सजातीय होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएगा, विजातीय। विद्यालय प्रबंधन समिति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? विजातीय होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले हम आप सभी को विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एसएमसी, इसमें क्या होता है? एसएमसी सदस्यों में से 75% माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है उसमें क्या होता है? 75% जो हिस्सा होता है उसमें माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के माता पिता या अभिभावक को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ऐसा इस समिति के द्वारा कहा जाता है। इस समिति में ऐसा होना चाहिए। इस समिति के सदस्यों में 50% महिलाएं होनी चाहिए। इस चीज को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने सदस्य महिलाएं होती हैं। तो 50% महिलाएं होती हैं। और टोटल जो होता है 125% क्या होते हैं कि जो शैक्षिक विशेषज्ञ होते हैं, शिक्षक होते हैं, स्थानीय सरकारी अधिकारी होते हैं और उप प्राचार्य या प्राचार्य होते हैं। ये सब 25% होते हैं और 25% जो होते हैं पुरुष अभिभावक होते हैं। उम्मीद है ये चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। एसएमसी के गठन का प्रावधान भारत के ... पर लागू होता है। कहां पर लागू होता है? भारत के सभी राज्य पर लागू होता है, केवल राजस्थान में लागू होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर लागू होता है, तटीय राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर जाएगा भारत के सभी राज्य। भारत के सभी राज्य, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भारत के सभी राज्य पर लागू होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल के में नामांकित छात्रों के शिक्षकों, माता पिता या अभिभावकों और निर्वाचित स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों से बनी एक समिति का निर्माण करती है, जिसके बारे में भी हम आप सभी को बता चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। आरटीई 2009 की किस धारा के तहत एक विद्यालय के लिए एसएमसी, जिसे कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, का निर्माण किया जाता है? तो जो निर्माण किया जाता है आरटीई और शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार वो किया जाता है धारा 21 के तहत। किसके तहत किया जाता है? धारा 21 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आरटीई धारा 21 के तहत अगर हम बात करें तो देश भर के सभी प्राथमिक सरकारी सहायता प्राप्त और विशेष श्रेणी के विद्यालयों को विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना करनी चाहिए। एसएमसी का मुख्य कार्य जो होता है आरटीई अधिनियम के दिशा निर्देशों या मानदंडों के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करना होता है। इसकी भूमिका विद्यालय के प्रबंधन और उसके विकास में भाग लेना और निगरानी करना होता है। तो ये चीजें आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एसएमसी से जुड़े कई क्वेश्चन हम आप सभी को अंत तक बताएंगे, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चीजें आपको बता दें।
कि जो 21 के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि एसएमसी का निर्माण किया जाता है। 19 के तहत आपको बता दें कि विद्यालयों के लिए मानदंड तैयार किया जाता है। और अगर 22 की बात करें तो विद्यालय विकास योजना इसके अंतर्गत आता है। और 18 की अगर हम बात करें तो पहले मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये इस धारा 18 के तहत आता है। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर। एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, व्यवहार विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ मानसिक विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 2 बार। क्या हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम बोलते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य पूर्व स्कूली शिक्षा, स्कूल स्तर और व्यावसायिक के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्तरों पर शैक्षिक मानकों में सुधार करना होता है। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा जो चीजें हम बताते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा एसईडीजी पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे को, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और यहाँ भी ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, शिक्षा मोड को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला औपचारिक, गैर औपचारिक, दूसरा दिया है गैर औपचारिक, कठोर, तीसरा दिया है औपचारिक अनौपचारिक, चौथा दिया है कठोर और औपचारिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, औपचारिक और गैर औपचारिक। स्कूली शिक्षा को औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोस्तों एनईपी 2020 के बारे में कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्यानात्मक पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना इसका पहला उद्देश्य है, विशेषता है। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर, दूसरा इसका विशेषता है। तीसरा विशेषता है मूल्यांकन सुधार। किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान अधिकतम 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए ये होने चाहिए। और चौथा जो विशेषता है, एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, प्रकाश जिसे कहते हैं अंग्रेजी में परख जिसे बोलते हैं PARAKH, परख, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना इसकी मुख्य विशेषता है। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। विश्व संयुक्त राष्ट्र संगठन WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप जो है वह क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1905 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों द्वारा की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो WHO जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए काम करती है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाने चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना। दूसरा दिया है पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण करना। तीसरा है एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। चौथा है ये सभी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में ये सभी जो होने चाहिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को कर्तव्य निभाने चाहिए। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह रहा स्क्रीन पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा जो होती है कैसी होती है। क्रियान्वयन के बाद यहाँ कक्षा हो जाएगा, यहाँ पे कक्षा हो जाएगा, लास्ट में कक्षा हो जाएगा। अप्रभावित रहती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, लिंग के अनुसार अधिक समझाती होती है। तीसरा कहा जा रहा है आयु के अनुसार अधिक समझाती होती है। चौथा है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आयु के अनुसार अधिक समझाती होती है। आयु के अनुसार अधिक समझाती हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आरटी अधिनियम जिसे कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कहता है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के पारित होने से भारत के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया। आरटी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को उसके पड़ोस के आसपास के क्षेत्र में एक आयु उपयुक्त कक्षा में 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब आरटीई की बात करें तो आप सभी को पता है कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर इस अधिनियम में दिया गया है, और अगर विकलांग हैं तो उनको 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उम्मीद है आप सब लोग नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है। तो अभी हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि 6 से 14 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और 6 से 14 वर्ष ये भी बताया मैंने, और दूसरा आप सभी को ये बताया कि अगर विकलांग है तो 18 वर्ष तक की शिक्षा उनको निःशुल्क दी जाती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब एक चीज आपको बता दें कि संविधान के 86वें संशोधन में अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 क को जोड़ा था, जिसमें 14 वर्ष की आयु तक के लिए सभी को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो आप सभी को हम बता दें कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अब एक चीज आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर 61 से 90 बच्चों के लिए 3 शिक्षक होते हैं और 91 से 120 के लिए 4 होते हैं और 121 से लेकर के 200 के बच्चों के लिए 5 शिक्षक होते हैं, और अगर 200 से अधिक हैं तो प्रधान शिक्षक को छोड़ करके 40 से अधिक नहीं होगी शिक्षकों की संख्या। इस चीज को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, कितने भी अधिक होंगे तो 40 से अधिक शिक्षकों की संख्या नहीं होगी प्रधान शिक्षक को छोड़ करके। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको पीछे बताया है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो सिफारिश करता है बहुभाषावाद का। किसका सिफारिश करता है? बहुभाषावाद का सिफारिश करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, दिव्यांग जन के प्रति सहानुभूति रवैया, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, दिव्यांग जन को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला दिया हुआ है स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, दूसरा दिया हुआ है स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, तीसरा है दोनों सही है, चौथा है दोनों गलत हैं। तो आप सभी को हम बता दें कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, दोनों गलत हो जाएंगे। स्कूल कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया हुआ है आरटी 2009 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है? पहला दिया हुआ है दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, दूसरा दिया है शैक्षिक ध्यान से अनुशासनात्मक ध्यान, तीसरा दिया हुआ है शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और था। एनसीएफ का मुख्य केंद्र पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित अधिगम था और दूसरा क्या था? तो बाल केंद्रित अधिगम के साथ साथ बोझ के बिना अधिगम था। एनसीएफ का जो मुख्य केंद्र था क्या था? बाल केंद्रित अधिगम और बोझ के बिना अधिगम था। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।